नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। जिस तरह से देश में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप वाजिब है, लेकिन लोगों को अपने गिरबा में भी झांकना चाहिए। क्या उन्होंने कोविड नियम माने? क्या उन्होंने सरकार की बात मानी? क्या उन्होंने मास्क पहना? क्या लोगों ने 2 गज की दूरी का इस्तेमाल किया? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और सरकार को दोषी मान लिया गया। बेशक इन सब में सरकार की कमियां भी थीं, लेकिन जितनी जिम्मेदार सरकार है उतने ही हम भी हैं, क्योंकि सरकार ने सख्ती दिखाई तो लोग फिर से लापरवाह रहे। सरकार ने एक तरफ लॉकडाउन लगाया तो दूसरी तरफ लोग चुनावों की जीत का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों की दवा और हवा का इंतजाम करने में जुटी है तो दूसरी तरफ लोग इस संकट काल में कालाबाजारी में लग गए हैं। ऐसे में क्या कहा जाए? ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? और जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि कब जिम्मेदार बनेंगे हम। आज हम खुद की जिम्मेदारी पर ही चर्चा करेंगे आज के सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि सरकार की कमियां हैं, हो सकती हैं, बिल्कुल कमियां हैं, लेकिन आप अपनी कमियों के बारे में कभी क्यों जिक्र नहीं करते? क्यों चुनावों के बाद भीड़ जुट रही है? क्यों जश्न मनाया जा रहा है? और क्यों वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? अगर वहां से कोरोना फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिन्होंने 100 बार 1000 बार कहने के बाद भी मास्क नहीं लगाया, उनकी या फिर सरकार की? आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ लापरवाही। पालन कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये तो बानगी भर है। अंदर देखिए जो सब्जी मंडी है, एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ जश्न। एक तरफ इंतजाम, दूसरी तरफ कालाबाजारी। एक तरफ वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ वैक्सीन कम। ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? हम कब बनेंगे जिम्मेदार? कोरोना के खतरे को भांपिए, सरकार के भरोसे नहीं, आप खुद की जिम्मेदारियों से कोरोना को हराइए। लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए। टीम न्यूज स्टेट। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और सरकार की सख्ती के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के गांव भैंसिया में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जब्बार के समर्थन में तो जीत के जश्न में लोग डूब गए और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गईं। रैली में सैकड़ों की तादाद में जुटाई गई भीड़ में बिना मास्क के नारेबाजी होती नजर आई। बुलंदशहर में हरिंद्र यादव नाम के प्रधान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इसीलिए इन्हीं तस्वीरों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इन्हीं तस्वीरों पर हम चर्चा करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर जनता की जिम्मेदारी है, वो चुनाव जीतने के बाद क्या कर रहे थे, ये देखिए आज चर्चा इसी पर। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम दिया है कब जिम्मेदार बनेंगे हम। तो मुरादाबाद और बुलंदशहर की ये तस्वीर आपके सामने, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हम कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ 2 जिलों की तस्वीरें हैं, और भी बहुत सारे जिलों की ये तस्वीर सामने आई जहां पुलिस ने हटाया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू का सहारा लिया है, लेकिन लखनऊ में आम लोग और कुछ पुलिसकर्मी ही इन कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं।
यहाँ आलमबाग सब्जी मंडी पर किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया गया, देखिए हमारे संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट। कोरोना की रोकथाम के लिए लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन लखनऊ की आलमबाग सब्जी मंडी का हाल क्या है ये आप स्वयं देखिए। भारी भीड़ नज़र आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। जिस पर्पज़ के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है वो पर्पज़ यहाँ पर ख़त्म होता दिख रहा है। भाई साहब इधर आइए, भागिए नहीं, इधर आइए। कर्फ्यू लगा हुआ है, आप लोग बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ क्यों है? ये तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और सरकार ने जिस मकसद से लगाया वो मकसद तो ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को हटवाएं और मना करें। आप छाँव में कुर्सी स्कूटर पर बैठे हुए हैं, कितनी गलत बात है। ये तो आप हमारे आने पे कर रहे हैं, आपको पहले ही कर लेना चाहिए था भाई साहब। ये कैसे रुकेगा कोरोना का संक्रमण? इतनी महामारी फैली हुई है। देखिए भाई साहब यहाँ पर तैनात है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे आते ही वो अब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये तो बानगी भर है। अंदर देखिए जो सब्जी मंडी है वहाँ क्या हाल है, बिल्कुल लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल जिस पर्पज़ से लगाया गया है ये कर्फ्यू, पर्पज़ बिल्कुल ख़त्म होता दिख रहा है। भाई साहब ये बताइए, इतनी भीड़ में लोग निकले हुए हैं, सब्जी जरूरी है कि जीवन जरूरी है? इतनी भीड़ में एक दूसरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं सब लोग। सर जरूरी तो दोनों है लेकिन मजबूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या सर, ये बता दो आप। नहीं, इम्पोर्टेंट तो जीवन है फिर लेकिन अगर खाने को नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि स्वयं से नहीं, ये तो है ही है, पालन करें। ये तो गलत है ही है। परेशान है कि किसी तरह से कोरोना को हराया जाए, खत्म किया जाए, और आदमी मानने को तैयार ही नहीं है। पब्लिक नहीं मानने क्या किया जाए? अब कितना बच के चल रहे फिर भी आदमी चढ़ा मानेगी नहीं, बीमारी फैलाएगी और नहीं होगा तो सरकार को कोसेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार क्या कर लेगी अगर आप और हम ही नहीं मानेंगे तो? बिल्कुल हम लोग को पालन करना चाहिए, इसका सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मास्क तो नजर आ रहा है लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूर है यहाँ पे सब लोग, सब दूरी है, क्या करे, मजबूरी है, क्या करे, किसको एक आदमी तो है नहीं, चलो समझा ले जाएगा। चलिए ठीक है। अब इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं उनके पास डंडा है तो हम भी मान लेते हैं कि दूर है, लेकिन ये तय आपको करना है कि लोग कितने दूर हैं। देख लीजिए कितने दूर हैं लोग और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन सरकार की कोशिशों में जनता खुद पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। वीडियो सुबी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं। डॉक्टर के पांडे साहब जुड़ गए जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे दो सहयोगी मेरे साथ अविनाश सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं जो लगातार दिन भर रिपोर्टिंग कर रहे थे लखनऊ से कि क्या चल रहा है, और दीपक श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ गए जो गोरखपुर का हाल बताएंगे। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे, हमने ये उम्मीद की थी उन जनप्रतिनिधियों से जो जीत के आए हैं, उन लोगों से कि जीत के जश्न में कम से कम इस तरह से नहीं अंधे हो जाएंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का ही उल्लंघन कर दें। मैं अंदाज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा लग सकता है कई लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग नाच गा रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं आगे क्या होगा। और बताइए आप क्या होगा। बिल्कुल ठीक वर्ड इस्तेमाल किया है आपने, क्योंकि एक तरफ जहां हम जिंदगी और मौत का तांडव देख रहे हैं, वहां पे अगर इस तरह की लापरवाही कोई दिखाता है और गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर कोई दिखाता है, आज भी अगर हम इतना सब होते हुए भी, अपने परिजनों को खोते हुए भी, अपने दोस्तों को खो रहे हैं, अपने पास के रिश्तेदारों को खो रहे हैं, और जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि जिस मुसीबत से इस वक्त इंसान गुजर रहा है, हर इंसान गुजर रहा है, अगर उसके बाद भी हमें ये बात नहीं समझ आती है कि हमें सुपर स्प्रेडिंग इवेंट से बचना है, हमें इस चीज से बचना है कि हम ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित ना हो। अगर हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप अपनी शादियां पोस्टपोन करिए, अगर लोग अपने घरों के अलग जो और इतने आयोजन होते हैं उन्हें पोस्टपोन कर रहे हैं, और यहाँ तक बड़े बड़े अब जो देश के फैसले हैं वो भी पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जरूर लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये वक्त नहीं है जश्न मनाने का, ये वक्त नहीं है किसी भी इस तरह के आयोजन का करने का जहां लोग इकट्ठे हो और जहां से संक्रमण और तेजी से फैले। आज हम सब लोगों का कदम उधर ही पड़ना चाहिए जहां हमारे किसी भी कदम से अगर संक्रमण रुकता है तो वो हमारा कदम सही है, लेकिन अगर हम कोई भी कदम ऐसा बढ़ा रहे हैं आगे जिससे कि संक्रमण बढ़ता है तो वो गलत कदम है, चाहे फिर वो किसी भी कारण से क्यों ना आपने लिया हो। तो ये समझना
समझना आज की तारीख में, देखिए हर इंसान का अपना अपना उत्तरदायित्व है। हम केवल ये बोले कि सरकारें कोरोना से लड़ लेंगी या केवल जो राज्य सरकारें हैं वो कोरोना से लड़ लेंगी, तो ये संभव नहीं होगा। हम सब लोगों को अपना अपना किरदार निभाने की जरूरत है, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएंगे। और अगर हम एक दूसरे के जो नाव है उसमें छेद ही करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बताइए कि कैसे ये नाव पार लगेगी, ये बीच में ही कहीं डूब जाएगी। और इसलिए हम सब लोगों को इस वक्त हाथ लगाने की जरूरत है, हम सबको अपना अपना उत्तरदायित्व पहचानने की जरूरत है। और खास तौर से जो नेतागण है, क्योंकि देखिए ये ऐसे लोग हैं जिनके पीछे बहुत सारी जनता चलती है, जो इनको देख करके उदाहरण मान करके इनको फॉलो करने की कोशिश करती है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व इन लोगों के ऊपर है वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा है। तो इसलिए इन्हें अपना उत्तरदायित्व और अच्छे से समझना आज की तारीख में और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज आपको मार्गदर्शक बनना है। आपको ये नहीं बनना है कि आप लोगों को गलत राह दिखाएं या उन्हें गुमराह करें। तो जो मार्गदर्शक का आपने अपने लिए रोल चुना है, उस रोल को बखूबी निभाना बहुत जरूरी है। ओके, बने रहिए। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, नाव डूब जाएगी, और सबने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हालात वही हो सकते हैं। डॉक्टर के पांडे साहब, ये तो हो गई बात चुनावों की। एक दूसरा पहलू इसमें यह है, वो ये है कि आप जिम्मेदारी समझिए उन लोगों की, जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो कुछ कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी। ऐसे लोग कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर? चलिए देखिए, ये तो समाज का एक बहुत ही अंधकारमय पहलू है कि जब भी इस तरह की विपत्ति आती है जनता के ऊपर, देश के ऊपर, तो कुछ लोग इस तरह के कामों में लग जाते हैं। और सरकार मेरे ख्याल से काफी इफेक्टिवली इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो चरित्र की बात है कि अगर हमारा सामाजिक चरित्र कुछ लोगों का ऐसा है तो क्या किया जा सकता है। इसमें तो देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा, और इसको 100% रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति के लोग तो इस कलयुग में है ही है सर। क्या किया जा सकता? और रोज पकड़े जा रहे हैं डॉक्टर के पांडे साहब, रोज कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें समझ में नहीं आता कि आज कम से कम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और तुम कालाबाजारी कर रहे हैं बैठ के मार्केट में। सही बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लौट रहा हूं सर, फिर मैं एक चीज, जी बोले सर, बात कंप्लीट कर लीजिए सर। हाँ, एक चीज मैं ये भी कह रहा था कि लोग जो रेमडेसिविर के बारे में पागल हुए जा रहे हैं, ये दवा सर उतनी इफेक्टिव नहीं है। इसका एक विंडो पीरियड होता है कि इतने दिन के अंदर ही काम करेगी, और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं मार्कर्स को देख के, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को देख के डिसाइड होता है। अगर आपने उस दौरान इसकी डोजेस दी तो काम करेगी, उसके आगे या पीछे दी तो काम नहीं करेगी। तो मेरी ये भी जनता को बताना बड़ा जरूरी है। बार बार ये वीडियोस भी आ रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर गुलेरिया ने भी कहा और लोगों ने भी बताया है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है, तो लोगों को इतना पागलपन नहीं दिखाना चाहिए। जी, लेकिन एक पहलू सर उसमें यह है ना कि मैं ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूं जिनके पेशेंट ऑलरेडी आईसीयू में थे और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि ये अभी चाहिए, फिर उन्होंने वो दौड़ भाग शुरू की, बड़ी मुश्किल से मिल पाया उन लोगों को। तो जो मेरी जानकारी में वो प्रिस्क्राइब के बाद ही उन्होंने खोजनी शुरू की थी। अलग बात है, हो सकता है कुछ लोगों ने पहले से रख लिया हो, तो बिल्कुल वो एक अलग बात है। हर तरह के लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और शॉर्टेज में तो देखिए है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, हमारे भी दोस्त मित्र हैं जिनके लिए हमें अरेंज करने के लिए फोन करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल होती है अरेंज करने में। मैं मानता हूँ इस बात को। दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? देखिए जीत, अभी जैसे हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं बता रहे हैं कि बहुत आवश्यक नहीं है रेमडेसिविर का, लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें तो तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो होम आइसोलेशन में या फिर जो अस्पतालों में भर्ती हैं। 90% डॉक्टर जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे आ रहा है, उनको रेमडेसिविर का वो पर्चे भी लिख रहे हैं कि अगर आप अपने मरीज के लिए दवा नहीं दे सकते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो IMA है वो पूरे देश में अपने इफेक्टिव रूप से काम कर रहा है। सारे डॉक्टर उसके साथ जुड़े हैं, अगर वो चाहे तो अपने डॉक्टरों को ये चीज़ें बता सकते हैं, जैसा कि भी हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत आवश्यक नहीं है। और जिस तरह से अगर हम गोरखपुर की बात करें रंजीत,
तो गोरखपुर में पब्लिक तो गलती कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की भी गलती यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिली। कहीं कोई चेकिंग नहीं है, आराम से लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। जिनको मेडिकल इमरजेंसी है वो तो सड़कों पे निकल रहे हैं, उनको क्योंकि ज़रूरत है दवाओं की, दूसरे चीज़ों की। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना ज़रूरत के निकल रहे हैं और उनको जांचने वाला, पूछने वाला नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक जिला प्रशासन एक्टिव नहीं होगा, पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें, जो स्थिति है वो बदल नहीं पाएंगे। जीत लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले का अगर हम गोरखपुर की बात करें तो 600 से 800 आंकड़ा था, लेकिन आज के अगर हम बात करें 24 घंटे की बात करें तो 1200 से ऊपर हो गया है। निश्चित रूप से लापरवाही है, पब्लिक की लापरवाही की वजह से चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन रोकने का काम पुलिस का है, आज जश्न रोकने का काम जिला प्रशासन का है। जरा संक्षेप में बताइए। दोनों अपने इस काम में फेल साबित हो रहे हैं गोरखपुर में, और इसी वजह से जी आज जश्न के हालात क्या रहे? देखिए, अगर हम इस पंचायत चुनाव की बात करें तो तमाम जगहों पे अगर हम कंपेयर, बिल्कुल पंचायत चुनाव में अगर हम बात करें तो कैंपियरगंज की बात करें, बड़हलगंज की बात करें, बेलघाट की बात करें या फिर खसनी की बात करें, तमाम जगहों पे जहां प्रधान जीते अंजीत, उन्होंने साफ तौर पे जुलूस निकाला है, ढोल बाजे के साथ जश्न किया है, कोई रोकने वाला नहीं था। सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन की नाकामी है और इसकी वजह से जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। और अगर हम 2 से 3 दिन की बात करें, अगर गाँव में वास्तव में टेस्ट हो अंजीत, तो संक्रमण का दर 200 से 300% तक बढ़ने की आशंका यहाँ पे बताई जा रही है, और सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन के फेल्योर इसमें अगर कहे तो साबित हो रही है। ओके, ठीक है। दीपक लौट रहे हैं हम आपके पास। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। अविनाश, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के साफ साफ निर्देश हैं कि कालाबाजारी जो करेगा उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, और हो भी रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू था, जो कोरोना को लेकर के बढ़े ना उसे रोकने का था, वो ये था कि जुलूस नहीं निकलेगा। ये इसके लिए पूरा भरोसा दिया गया था। आज क्यों ऐसा हुआ अविनाश की जुलूस निकला भी और बड़ी कार्रवाई भी अब तक देखने को नहीं मिली है? बिल्कुल सही कहा आपने अंजीत। देखिए, पहले ही साफ तौर पर ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से कि इस बार विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर खुलेआम जो जीते हुए प्रत्याशी थे उन्होंने जुलूस निकाले, लेकिन वहां पर कोई सख्ती नहीं की गई और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम जगहों से ऐसी खबर आ रही है, अभी अगर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जहां पर जुलूस रोकने की कोशिश की गई, वहां के जो संबंधित अधिकारी थे उस दौरान कुछ हॉट टॉक भी हुई। जो प्रत्याशी थे और जो प्रशासन के लोग थे, उसको अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दा बना रही हैं। उनका कहना है कि हमारे प्रत्याशियों को रोका गया है, काउंटिंग ठीक से नहीं की गई। तो दोनों चीजें हैं। आपको याद होगा अंजीत कि जब वैक्सीन को लॉन्च किया गया था तो तमाम पार्टियों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया और भ्रमित करने का काम किया कि ये वैक्सीन झूठा वैक्सीन है, ये किसी एक पार्टी का वैक्सीन है। और वहीं लोग आज ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो, मुफ्त में वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो। तो दोनों चीजें हैं। लॉकडाउन को लेकर आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन फर्स्ट था तब जब सख्ती की जा रही थी तब तमाम लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि पुलिस सख्ती कर रही है, पुलिस प्रताड़ित कर रही है लोगों को। और अब जब सख्ती नहीं की जा रही है तो उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, ये सच है कि लॉकडाउन फर्स्ट की तरह इस बार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार सख्ती ना के बराबर है। पहले हम देखते थे कि जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को आने जाने से रोकती थी, उनसे पूछताछ करती थी और तमाम चालान काटे जाते थे। लेकिन इस बार वैसी तस्वीर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है अंजीत कि इस बार जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती पंचायत चुनाव में की गई थी, तो पुलिस बल की जो संख्या थी वो कम थी, तो वैसे में लॉकडाउन का जो पालन होना था उसमें पुलिस बलों की तैनाती कम हो पाई थी। दूसरी वजह यह है कि इस बार जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं, चूंकि पहले ही इसको आंशिक कर्फ्यू का नाम दिया गया है, तो सरकार भी नहीं चाहती है कि बहुत ज्यादा सख्ती हो, लोगों के ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े। तो इन दोनों चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। और लखनऊ की बात आपको बताना चाहूंगा अंजीत कि लखनऊ में आप इस वक्त पुराने लखनऊ में चले जाइए, वहां आपको लगेगा ही नहीं कि यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है या यहां पर कोई लॉकडाउन है। तो जब तक देखिए लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं कि बाद में हॉस्पिटल जाते हैं या फिर ऑक्सीजन, जब तक लोग नहीं समझेंगे, अविनाश ये बात आपकी सही है, जब तक लोग नहीं समझेंगे, लोग नहीं जिम्मेदार होंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। बने रहिए अविनाश, हम लौट रहे आपके पास। डॉक्टर के पांडे साहब, एक बात और बताइए कि रेमडेसिविर को लेकर के आपने भी कहा, डॉक्टर गुलेरिया ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोई बुलेट मैजिक नहीं, कोई कंफ्यूजन है क्या डॉक्टरों के बीच में? नहीं, कंफ्यूजन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है जो डॉक्टर लिख रहे हैं उन्होंने इसके बारे में नॉलेज प्राप्त नहीं की हो। क्योंकि देखिए, ये कोई रेमडेसिविर नई दवा नहीं है, 2008 में बनी थी हेपेटाइटिस सी के लिए।
तो कोई नई दवा नहीं, इन्होंने इसमें फिट कर दिया और कुछ काम कर रही है। लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं कर रही है, रामबाण दवा नहीं है। एक बहुत ही फिक्स्ड विंडो पीरियड है जो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भाई ये मार्कर्स हैं, जिसमें इंफ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, उसको देख के और मरीज की कंडीशन देख के वो डिसाइड होता है कि भाई इस दौरान इसको देने से मरीज को फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जब दे दें उसका फायदा हो जाएगा, कोई फायदा इतना नहीं है। ओके, अगर किसी को नहीं भी मिल रहा है तो बहुत डरने घबराने की, इतनी ब्लैक मार्केट में खरीदने की जरूरत नहीं है जी, चिंता ना करें। ओके सर। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये कालाबाजारी की बात भी सामने आ रही है। कालाबाजारी इसीलिए हो रही है कि लोग डर गए, उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया। इसकी ये वजह वाकई खपत बहुत ज़्यादा है रेमडेसिविर की, इसलिए शॉर्टेज है। क्या लगता है आपको? देखिए, पैनिक का जो माहौल है और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि लोग आनन फानन में भागने लगते हैं खरीदने के लिए और उन्हें लगता है कि बस यही एक मैजिक बुलेट है जिससे कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा या हम उसको बचा पाएंगे। इस वजह से ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग दिख रही है, क्योंकि देखिए जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं वो आपकी जो कमज़ोरी है और जो आपकी परिस्थितियाँ हैं उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें दिखता है कि सामने वाला इतना डेस्परेट हो रहा है, उसे दवा किसी भी कीमत पर चाहिए, वो मजबूर हो चुका है बिल्कुल, तो वो आपकी उस स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और वो आपसे फिर मन मांगे दाम उस वक्त मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त मजबूर है इंसान, के देगा जो भी हम मांगेंगे ये देगा, क्योंकि इसे अपने परिजन की जिंदगी बचानी है और वो ये मान के चल रहा है कि ये दवा मिल गई तो मेरे परिजन की जान बच जाएगी। तो ये जो एक मानसिकता है, जो लोगों का फायदा उठाने की मानसिकता है, ये बहुत ही शोषणीय मानसिकता है, जिसे मैं कहूंगी कि लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे वक्त पर जब इंसान जिंदगी के लिए जूझ रहा है अपने परिजनों के लिए, तब हमें उसके इस चीज का फायदा उठाने की बजाय अगर हम उसकी सहायता करें, अगर हम उसकी मदद करें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे चरित्र के लिए भी बहुत अच्छा है। और डॉक्टर स्वाति, मैं आपको माफी के साथ बीच में रोकना चाह रहा हूँ। दीपक, आपसे भी माफी, अगर वक्त होता तो मैं आपसे सवाल जरूर लेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।